नमस्कार प्यारे मित्रों, फिर से हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा। तो मित्रों, NCERT कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य वितान भाग 2 पुस्तक का अध्याय 1 सिल्वर वेडिंग, जिसे लिखा है मनोहर श्याम जोशी ने, के 3 पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें जीवन परिचय और सिल्वर वेडिंग अध्याय के 2 पार्ट हम कर चुके हैं और तीसरा पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट है ये। और पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए, गीता महिमा सुनो। क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण मंदिर गए थे, नारायण मंदिर गए थे, वहाँ गीता के प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन जैसे ही आंख बंद करके वो भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाने लगे तो वैसे ही उनका मन कहाँ चला जाता है, घर पे चला जाता है और फिर वो स्वयं को झिड़कते हैं कि ध्यान नहीं लग पा रहा है, क्यों न गीता में फिर से ध्यान लगाया जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं आज के पार्ट में। यहाँ से शुरू करते हैं हम नेक्स्ट सिल्वर वेडिंग। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। अच्छा, ये जनार्दन का अर्थ क्या होता है? जनता के दुखों को दूर करने वाला। जन अर्दन, जनता के दुखों को दूर करने वाला। तो उसी से अपने जीजा जी जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। अच्छा साथियों, यहाँ एक बात देखने लायक ये है कि पहले ये होता था कि संयुक्त परिवार होता था तो खर्चा संयुक्त रूप से चलता था। भाई एक दो कमाने वाले होते थे, बाकी सब खाने वाले होते थे। आज के समय में आप स्वयं देखते होंगे कि अपने ही परिवार का खर्चा देखा जाता है। अगर कोई रिश्तेदार बीमार भी है या कुछ भी उसके होता है तो हम चाहे कितने भी बढ़िया हों, लेकिन उससे पहले अगर शादी हो चुकी है तो पत्नी से अनुमति लीजिए, बच्चों की क्या राय है वो लीजिए, और वो मना भी कर देते हैं कि भाई हम क्यों खर्चा उठाएं। यही कुछ यहाँ बात है, क्योंकि वो पुरानी पीढ़ी के हैं, कौन? यशोधर बाबू, और वो आधुनिक हो गए, तो यही दिक्कत आ रही है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। तो पत्नी और बच्चे क्या सोचते हैं कि ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन जो संयुक्त परिवार बिखर चुका है, जो अपना अपना खर्च अब निकाल रहा है, तो उनके प्रति यशोधर बाबू जो लगाव रखते हैं ना, वो आर्थिक दृष्टि से क्या है? मूर्खतापूर्ण है। भाई आर्थिक दृष्टि तो पैसों से संबंधित हो गई। उन्हें काम चलाना है तो स्वयं चलाओ। भाई यशोधर बाबू उनका खर्चा क्यों दे? क्योंकि उनका खुद का घर नहीं चलेगा इससे। तो यही आर्थिक दृष्टि से वो मूर्खतापूर्ण मानते हैं। कौन? पत्नी और उनके बच्चे। किसके? यशोधर बाबू के। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं, और ये होना भी चाहिए। अपने भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, वो भी तो जाते हैं। कोई मरग हो जाती है, कोई शादी हो जाती है, कोई फंक्शन होता है तो जाना ही पड़ता है। लेकिन आजकल की बात कर ले तो कोई भी जो आज की पीढ़ी का बच्चा है वो नहीं जाना पसंद करता, और ख़ासकर यदि किसी की मौत हो जाए या ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो कोई जाना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर रिश्तेदारों में रहना है, समाज में रहना है, तो ऐसी चीज़ों को अपनाना पड़ता है। लेकिन आजकल की पीढ़ी ऐसा नहीं करती है। लेकिन यशोधर बाबू ये समझते हैं कि खुशी गम कोई भी मौका हो, रिश्तेदारों में जाना जरूरी है। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों, मतलब वो पारिवारिकता को सीखें। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के
लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकें। साख का मतलब इज्जत, मतलब अभी तो इतनी तो इज्जत है कि कोई तो उधार दे ही देगा, जरूरत भी नहीं है। और वैसे भी देखो मित्रों, आज के समय की अगर बात करें तो आजकल पिता को इतना नहीं मानते हैं और बच्चे ज़्यादा कमाने लग जाते हैं तो वो सीधे सीधे यही कहते हैं, भाई ठीक है हम कमा रहे हैं, हम हमारे अनुसार खर्च करेंगे, हम जो लेकर आएंगे लेके आएंगे। मतलब मितव्ययता उनमें बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ऊपर से वो ये कहते हैं, भाई देखो पिताजी पैसे हमारे लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं से लेके आएंगे। मतलब उनकी सुनते नहीं है पूरी तरीके से। यशोधर जी का नारा है, हमारा तो सेप ही ऐसा देखा ठहरा। अच्छा, सेप कहते हैं साहब को, किसे कहते हैं? साहब को। तो हमारा तो साहब ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। साहब किसके लिए है यहाँ पे? जो इनके गुरु हैं। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। तो आपको पता ही है वो जब 10वीं पास करके आ गए थे तो उनका कुछ देखा नहीं हुआ, बुआ के पास ही रहते थे। और आपको पता ही है कृष्णदा जो उनके गुरु थे उनके पास रहने आए थे वो। पत्नी का कहना है और यह सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी उम्र में गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखती और परंपरा के रंग में रंगते। मतलब उनकी पत्नी का कहना ये है कि ये पारिवारिकता को नहीं जानते, ये समाज को नहीं जानते, ये परंपरा क्या होती है, पारिवारिकता क्या होती है, कुछ भी नहीं जानते। उसका कारण भी दिया कि भाई माँ तो छोटी उम्र में मर गई इनकी और ये थे, ये विधवा बुआ के पास आ गए तो संस्कार देने वाला कोई था नहीं। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारी कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारी की गृहस्थी मतलब गृहस्थी घर बार में देखने को होता क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है, विनय से कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसनदा के मुँह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गवई मतलब ग्रामीण लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किसनदा तो थे ही जन्म के। अच्छा, उनकी पत्नी का कहना है कि भाई महानगरों में रहना है तो उसकी परंपरा अलग होती है, ग्रामीण जीवन की परंपरा अलग होती है। वहाँ चलो ठीक है, रिश्तेदारी निभाई जाती है, रिवाज निभाए जाते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली आके थोड़ी होगा। और चलो दिल्ली रहे भी तो किसके साथ? किसनदा, और वो भी कुंवारे थे तो उन्हें क्या पता कौन सा रिवाज है कौन सा नहीं है। तो फिर आगे वो क्या कहते हैं, किसनदा तो थे ही जन्म के। बूढ़े, तुमने क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो, मतलब उनके जैसा कार्य करने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, वाह। गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सहगल के गाने, वाह। ये उखड़ उखड़ के आ रही है बातें यशोधर बाबू की, उनकी पत्नी बता रही है। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। अच्छा, वो कहते हैं कि भाई देखो बुढ़ापे में जो चीज़ें करनी चाहिए वो उम्र के साथ साथ में आना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर व्यक्ति बूढ़ा होकर भी जवानों जैसी हरकतें करे तो अच्छी बात नहीं होती। तो ये कहना है उनकी किसका, यशोधर बाबू का। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बूढ़ा काल यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही पचासों काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे सम हाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये सही भी कह रहे हैं कि भाई उनकी पत्नी लगी, तुम तो सिनेमा देखते थे और गज़ल गाते थे और सहगल के गाने गाते थे। तो उन्होंने भी ये कहा, क्योंकि उनके जो बच्चे थे यशोधर बाबू के, तो वो यशोधर बाबू की पत्नी को एकदम आधुनिक मोड बना दिया था, मॉडल बना दिया था। अब वो बिना बाँ का ब्लाउज पहनती थी, बाहर होटल वगैरह में खाना वगैरह खा लेती थी, ऊंची हील वाली सैंडल पहनती थी और ऐसे ही पचासों काम बेटी की सलाह पर। अब बेटी ने उनको बिल्कुल मॉडल बना दिया। और यही बात किशनदास ये यशोधर बाबू को कैसी लगती है, समहाउ इम्प्रॉपर, ये कैसे संभव हो सकता है। फिर भी यशोधर बाबू कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी बीच में टांग नहीं अड़ाता, तो भाई तुम क्यों लगा रहे हो, और तुम तो कहते रहते हो ये है, और तुम तो ये करते हो, और तुम तो ये करते हो, तो ऐसा किया क्या है। भाई मैं तुम पे ऐतराज़ नहीं करता, तो मेरे जीने के ढंग पर भी आपको ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और ऐसा करता भी क्या हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, गीता सुनने जाता हूँ, क्या दिक्कत हो गई। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। अब देख लो, तब से वो गीता के प्रवचन सुनने के लिए गए थे मंदिर में, अब वहाँ बैठे हैं, फिर भी देख लो ये बातें उनके मन में चल रही है। और ये यहाँ पे उन्होंने जता दिया है कि धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगता। ये उन्होंने बता दिया पूरी तरीके से। ठीक है, आगे। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं। परम सत्ता यहाँ ईश्वर के लिए आया है। परम सत्ता किसके लिए आया है, ईश्वर के लिए आया है, जो सदैव अपनी सत्ता बनाए रखे। इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स, शायद। परहैप्स का अर्थ क्या होता है, शायद। ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा, सही ठहरा। कहने का मतलब ये है कि भाई जो पूजा पाठ आज मैं कर रहा हूँ, ध्यान में लगा रहा हूँ, वो तो कब हो सकता है, जब मैं मेरे पद से मुक्त हो जाऊँ, रिटायर हो जाऊँ, शायद तभी वो समय सही ठहरेगा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। मतलब वानप्रस्थ जब आयु का चौथा हिस्सा आ जाता है, जब व्यक्ति पूजा पाठ ध्यान मग्न रहता है, तो उसके लिए ये चीज़ें क्या है, सही ठहरती है। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का, पुश्तैनी मतलब पीढ़ियों का गांव, जो उनके बड़े बुजुर्गों का गांव है, जाने का इरादा है, रिटायर होकर, पदमुक्त होकर, फार फ्रॉम द मैदिंग क्राउड। समझे, अर्थात ये जो शोर शराबा है महानगर का, उससे कहीं दूर। कहाँ, गांव के पुश्तैनी घर में। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं। उनके लहजे में अर्थात उनके शब्दों में, उनकी ही बातों में। और कहकर उनकी तरह ही वह झेंपी सी लगभग नकली हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहते।
अर्थात उनके यहाँ पर जाते थे और बातें वगैरह करते थे, भाई घर पे चले जाते थे, बातचीत होती थी। स्वयं किशनदा हर सुबह शहर से लौटते हुए, शहर मतलब घूमते हुए, अपने इस मानस पुत्र, मानस का मतलब हृदय, के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं बोलते। हेल्दी वेल्दी मतलब पूर्णतः स्वार्थवर्धक, ये ऐसा ज़रूर कहते वो। कौन? किशनदा। भाई सीधी सी बात है, किशनदा घूमने जाते थे और रास्ते में ही यशोधर बाबू का घर आता था और वो खिड़की से झांकते और कहते, भाई और यशोधर बाबू ठीक है ना, सब राजी खुशी, ले आ गए हम फिर। ऐसा जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ शहर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। तो देखो, अर्ली टू बेड, बेड से सुबह जल्दी उठ जाना और जल्दी सो जाना, यही व्यक्ति के लिए क्या होता है? स्वास्थ्यवर्धक होता है। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदा ने यह देखते रहना ज़रूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाए। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते, मतलब कभी कभी उनके कहने पे चाय पी लेते थे। तो यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की शहर को निकले किशनदा की ही है। अच्छा, उनके मन में जो, जैसे कई बार अपने हाथ जोड़ते हैं ना, तो ईश्वर की जो तस्वीर हम लेके आना चाहते हैं मन में, वैसी ही आ जाती है। तो इसी प्रकार यशोधर बाबू के मन में भी किशनदा की एक जो तस्वीर है, छवि है, वो उभरी हुई है। वो कौन सी? कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, मतलब सुबह सुबह जब हम भ्रमण करने जाते हैं तब हल्का गाउन होता है जो कमर से बांध लिया जाता है। तो यहाँ किशनदा है, उनकी जो ड्रेसअप, मतलब यहाँ शब्द चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है किसका? किशनदा का। शब्दों के माध्यम से अपने हृदय में चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तो किशनदा कैसी ड्रेस पहनते थे, वेशभूषा कैसी पहनते थे? कुर्ता पजामा और उसके ऊपर ऊनी गाउन, सिर पर गोल विलायती टोपी, जैसे ये भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद पहनते हैं वैसे कुछ, और पाँव में देसी खड़ाऊ। खड़ाऊ का मतलब देखो, लकड़ी की बनी, जैसे अपने चंपल पहनते हैं ना आज, वैसी लकड़ी की बनी, ठीक है ना, वो खड़ाऊ होती है जो मंदिरों में पंडित वगैरह पहनते हैं, ठीक है। धारण किए हुए, हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। आज भी आप देखोगे सड़कों पे कोई व्यायाम करने जाता है, घूमने जाता है, तो वो छड़ी ज़रूर रखता है अपने साथ। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य, अर्थात जो मुख्य शिष्य होता है और उत्साही कार्यकर्ता की भूमि पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज़ किया। घर में होली गवाना, मतलब ये रीति रिवाज हैं जो किशनदा के यहाँ होते थे और वही रीति रिवाज अब यशोधर बाबू भी अपने घर पे कर रहे हैं। हालांकि इन चीज़ों से उनकी पत्नी और बच्चे नाराज़ हो जाते हैं और उनका कारण भी है, क्योंकि जो बच्चे हैं, वो पत्नी है, वो उनको इन चीज़ों को क्या है कि खर्चे का घर मानते हैं, भाई इससे फालतू का खर्च होता है। लेकिन इससे क्या है, लोग इकट्ठा होते हैं तो
मिलना जुलना भी हो जाता है। तो वही आधुनिक और जो पुरानी पीढ़ी है उसके बीच के अंतर को यहाँ पूरी तरीके से स्पष्ट किया जा रहा है। तो वो क्या करते थे, होली गवाना, मतलब होली जब आती थी तो 4-5 दिन पहले ही वो क्या हो जाते थे, होली के गीत गाना, और जैसे कुछ एक परंपराएं होती है, जैसे अस्सी घोड़ी, डफ, चंग आदि से खेलना आदि। जनेऊ पुण्य, मतलब पूर्णिमा को जनेऊ धारण करना के दिन सब कुमायूं, अच्छा इसका अर्थ क्या होता है, कुमायूनियों, अर्थात कुमाऊं में रहने वाले लोग को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना। इस दिन क्या है कि जनेऊ बदला जाता है, जनेऊ शरीर पे धारण किया जाता है। तो रामलीला की तालीम, तालीम का अर्थ क्या होता है, शिक्षा, तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना। ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदास से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है। हाँ, ये भी बात सही है। एक तो पहले की बात करें और एक अब की बात करें, दोनों में बहुत बहुत अंतर आ चुका है, बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है इन चीज़ों में। पहले तो सब लोग एकत्रित होते थे, सब कार्य होता था, लेकिन आज की ये देखें तो कोई घर से बाहर ही निकलना पसंद नहीं करते। आजकल तो होली पे कोई रंग लगा देना तो उसे ही कूट दे और सतरंगी करके और भेज दे। चलो आगे देखते हैं। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। भाई देखो, एक अपने से बड़ा होता है ना, वो हमेशा सदैव यही चाहता है कि उसका आदर सम्मान किया जाए। भाई कोई घर में कार्य किया जा रहा है तो उनको थोड़ा पूछ ले, भाई क्या दिक्कत है, भाई ये काम कर लें क्या, तो उनसे वो खुश हो जाते हैं। और यही चाहते हैं यशोधर बाबू, लेकिन हम उनकी भावनाओं को ही नहीं समझ पाते, नई पीढ़ी के लोग। लेकिन ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने भी तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले, कैसे मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशनदास से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेटेड बाबू है, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक, और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते। दुराग्रह मतलब बुरा विचार, बुरा व्यवहार नहीं चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। भैया यशोधर बाबू का भी कहना ठीक है, चलो ठीक है, वो मुझसे पूछ लें, लेकिन इतना अत्याचार तो मैं भी नहीं करूँगा, या बुरा व्यवहार इतना मैं भी नहीं करूँगा कि मेरे कहे हुए को बच्चे पत्थर की लकीर समझे। ठीक है, सुन लें, अच्छा लगे तो कर लें, नहीं लगे तो अपने मन की कर लें, क्या दिक्कत है। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा ने ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, हाँ मैं ये गारंटी देता हूँ कि भाई ठीक है, नई पीढ़ी की हो, नॉलेज ज़्यादा होगी, अच्छे पढ़ लिख लिए हो, लेकिन एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव, एक्सपीरियंस का अर्थ अनुभव, अनुभव का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन, ठीक है, उसकी जगह लेने वाला। मानो न मानो, झूठे मुँह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। नई पीढ़ी की भी बात सही है। अब भाई ठीक है, कंप्यूटर चलाना है और करना है, तो वो अब उनसे वो थोड़ी राय लेंगे अब बच्चे। तो यहाँ देख लो, पूरी तरीके से नई और पुरानी पीढ़ी का जो अंतर है उसको पूरी तरीके से स्पष्ट किया जा रहा है। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता है अगर उनके बेटे बड़े होने पर
अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना। अच्छा, डिस्पेंसरी तो आप जानते हैं, ये नाम है डिस्पेंसरी का, मेडिकल का, ठीक है ना। सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। भाई देखो, सारा काम शुरू से ही माता पिता करते आए हैं। अब भाई माता पिता ये चाहते हैं कि भाई बच्चे बड़े हो गए हैं तो थोड़ा बहुत काम वो भी कर ले, दूध लाना, सब्जी लाना आदि। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है कि बब्बा, हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। अभी देखो, सीधी सी बात है कि बच्चे अब नौकरी लग गए हैं, नौकरी लग गए हैं तो पैसे आने लग गए हैं। अब वो खुद को बड़ा समझने लग गए हैं यशोधर बाबू से, और इसी कारण वो क्या कह देते हैं, भैया आप ये काम मत किया करो, आपको अच्छा नहीं लगता, आप एक आदमी रख लो। लेकिन माता पिता क्या करते हैं कि भाई घर में ऐसा फालतू का खर्च क्यों करे जब अपने कर सकते हैं, क्यों बिना फालतू में पैसा लगाए, क्यों दूसरे लोगों को भाई पैसे दे बिना फालतू के। अब ईजा को भी आराम हो जाएगा। ईजा को मतलब घर में काम करने वाला जो भी है, जो और है, माता या पिता जो भी है, उनको आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। अब बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी। अब वो खुद को बड़ा समझ रहे हैं यहाँ पे, क्या तुमसे नहीं दिया जाएगा, मैं दे दूंगा। अब यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि बेटा ये बात बोल दे कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। भाई वेतन, अब एक माता पिता यही चाहते हैं कि भाई उसकी तनख्वाही वो हमारे हाथ में दे, हम घर चलाएं। लेकिन आजकल के बेटे भी तनख्वाही वो अपने हिसाब से चलते हैं। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? झूठे मुंह से ही सही, एक बार ऐसा कहता तो। इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं। जो आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं, नुक्ताचीनी का मतलब क्या होता है? कमज़ोरी निकालना। क्या निकालना? कमज़ोरी निकालना, या कह सकते हैं कमी निकालना, बात बात पे कमियां निकालना। इस कर्म में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कारपेट मतलब नीचे जो कालीन वगैरह होता है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहे, कभी डनलप वाला डबल बेड और श्रृंगार मेज। क्या बात है। डबल बेड मतलब ऐसा बेड जिसके अंदर तय खाना भी हो, मतलब कोई रज़ाई गद्दे वगैरह रख सके। उस समय बहुत महंगी चीज़ें थी ये। कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह है? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया, कहता है यही है कि मेरा टीवी, यही टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया, यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में। इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ, कहते हैं यशोधर बाबू। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं, क्योंकि ये बात सही भी है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए, मतलब भरे हुए
लानों को पार करके, मतलब जो बाग बगीचे हैं, जो जगह हैं, उनको पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। अच्छा, सिलसिला का मतलब क्या हो गया? एक घर, मतलब, और बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा हुआ है वाईडी पंथ। मतलब वहाँ पे कोई देखो आजकल की ये है कि आप देखते हो बाज़ार में जो पुरानी बिल्डिंग है, पुराने घर है, उनको तोड़ दिया जाता है और उनकी जगह बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बना ली जाती है, शॉपिंग मॉल बना दी जाती है। उसी प्रकार वाईडी पंथ अर्थात यशोधर बाबू का जहाँ पर घर है ना, जहाँ पर क्वार्टर है, वहाँ पे अब सरकार क्या कर रही है, सब क्वार्टरों को तोड़ रही है और वहाँ पे मल्टीप्लेक्स बढ़िया घर बना रही है। अब यशोधर बाबू वहीं खड़े हैं जहाँ पे टूटे फूटे ये सब पड़े हैं। अब वहाँ पे सिर्फ एक ये क्वार्टर बचा है जिस पे लिखा है पुरानी बदरंग तख्ती पे वाईडी पंथ, अर्थात वहाँ पे यशोधर बाबू का क्वार्टर है जो अभी भी उस जगह को आबाद किए हुए है, अर्थात वहाँ पे कुछ न कुछ दिखाई देता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के भाग के साथ, और ये लास्ट रहेगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी श्री राम अध्ययन मंत्र को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।